नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और मैं ऐसी एक कामना करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यूपी पीजीटी का पेपर अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर औसतन देखें तो 1 महीना ही बचा है। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ चल रही है जो जीआईसी जो यूपी जीआईसी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। 2015 का आया है। हम इसमें पार्ट 2 में देख चुके हैं। 2 पार्ट में पहले में 20 क्वेश्चन था, दूसरे में 30 क्वेश्चन, यानी 50 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। इस प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें मिसप्रिंट की वजह से यह 51वां क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन 81वां है। 30 क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हो चुका है, जो 25 के बाद 26 आना चाहिए, लेकिन इसमें वहाँ से 56 नंबर सवाल से शुरू हुआ था। इसलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ कि बीच के सवाल नहीं है, इसमें वह मिसप्रिंट है। तो हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और यह यूपीजीआईसी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार 4.0 झारखंड के लिए, जहाँ भी समाजशास्त्र के रूप में, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पेपर होता है, वहाँ के लिए यह काम आएगा। आज का पहला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1956। ऑप्शन सी सही है, 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ। इस अधिनियम में हिंदुओं के अंतर्गत हिंदुओं के साथ साथ जैन, बौद्ध तथा सिख लोगों को भी सम्मिलित किया गया, क्योंकि जो जैन, बौद्ध और सिख हैं वह हिंदू धर्म के ही पंथ माने जाते हैं, हिंदू धर्म के ही एक पंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ट्रोबियान्ड आइसलैंडर्स का प्रकारवादी सिद्धांत से अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है मेलिनोस्की, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है डेविस। इसमें ऑप्शन बी सही है, मेलिनोस्की ने ट्रोबियान्ड आइसलैंडर्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था। मेलिनोस्की प्रकारवादी सिद्धांत के प्रणेताओं में से रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मेलिनोस्की हैं उन्होंने इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी भी कहा जाता है। मेलिनोस्की एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ज़्यादातर समय फील्ड अध्ययन पे ही, क्षेत्र अध्ययन पे ही अपना समय इन्होंने दिया था। एवं इसी के साथ इन्होंने ट्रोबियान्ड आइलैंडर्स का अध्ययन किया, एवं इसके साथ ही इन्होंने कूला रिंग की अवधारणा दी थी, जिसमें कुछ द्वीपों को मिलाकर पैसिफिक ओशन में इस तरह का अध्ययन इन्होंने किया था। आगे हम देखते हैं। अभी मेलिनोस्की से और प्रश्न आएंगे, उसके आगे उसमें देखा जाएगा। निम्नलिखित में किसने प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा व्यक्त की थी? ऑप्शन ए है वार्ड, ऑप्शन बी है गिडिंग्स, ऑप्शन सी है टानिज, ऑप्शन डी है मैकाइवर। ऑप्शन बी सही है, इसमें एच.एफ. गिडिंग्स जो है उन्होंने प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा को व्यक्त किया था। गिडिंग्स जो है उन्होंने द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक लिखी। इतना ही नहीं, ये आधुनिकता के बहुत बड़े अध्ययनकर्ता माने जाते हैं, और इन्होंने समाज को दौड़पथ समाज कहा था, द रनवे सोसाइटी। इन्होंने उस शब्द से समाज को इंगित किया था। द रनवे वर्ड है, यह रनवे वर्ड और रनवे सोसाइटी दोनों अलग अलग है, क्योंकि सोसाइटी एम लीच ने दिया था, लेकिन जो वर्ड है, द रनवे वर्ड है, उसकी अवधारणा एच.एफ. गिडिंग्स ने ही दिया था। एच.एफ. गिडिंग्स ने जब कहा कि जो आधुनिकता आई है उससे समाज एकदम भागता हुआ समाज दिख रहा है। आगे हम देखते हैं। अगला इसमें प्रश्न है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं यथा संरचनात्मक संवर्ग के रूप में, अमूर्त संवर्ग, ऑप्शन सी है सापेक्ष संवर्ग, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संवर्ग। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सांस्कृतिक संवर्ग। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति, विशेषतः द्विज जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेता है, संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने दिया था कुर्ग जाति का अध्ययन करके। इसमें संस्कृतिकरण का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई अछूत जाति है, तथाकथित अछूत जाति है, वह अपने क्षेत्र के, अपने गांव के उच्च जो जातियां हैं, कर्मकांड में, रीति रिवाजों में
विश्वासों में और जीवन शैली में उसको लोग अपनाने लगते हैं। तो जब अपनाने लगते हैं तो वह 1-2 पीढ़ी नहीं, लगभग 3-4 पीढ़ियों तक इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद इसको तब पूर्ण माना जाता है जब उन दोनों में लोगों में विवाह संपन्न होता है। तो इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। और इसका जो जैसे कि आगरा के जो जाटों हैं उनकी अभी प्रक्रिया संस्कृतिकरण की पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर उन्हें ब्राह्मणों ने तो मान्यता दे दी है, उनके घर में कर्मकांड करने जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन अभी जो वहाँ के क्षत्रिय हैं वह उन जाटों से अपने घर की लड़कियों या लड़कों का विवाह नहीं करते हैं, इसलिए वह अभी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अभी वहाँ अधूरी है। उसके साथ इन्होंने जो श्रीनिवास हैं इन्होंने आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण जिसे संस्कृतिकरण कहते हैं, इन सब की अवधारणा दी। एवं इसी के साथ इसके एक उलट असंस्कृतिकरण की अवधारणा आती है जिसको मजुमदार ने दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कई ऐसे जगह हैं या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजाति या निम्न जाति के लोगों का वर्चस्व है, तो वहाँ पर जो उच्च जाति के लोग हैं वह निम्न जाति के लोगों को जीवन शैली, रहन सहन, खान पान को अपनाने लगते हैं, तो उसे असंस्कृतिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जी एस घुरिये, ऑप्शन बी है आई पी देसाई, ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन डी है ए एम शाह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए आर देसाई। ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक ए आर देसाई मार्क्सवाद से प्रभावित होकर लिखे थे और ए आर देसाई को मार्क्सवादी समाजशास्त्री भारत में कहा जाता है। इतना ही नहीं, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, यह लोग भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। इसमें हम देखते हैं जो यह भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक देसाई हैं। इनकी अन्य कृतियों में रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन विथ डी पिल्लई के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था। इतना ही नहीं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज इन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? ऑप्शन ए आई पी देसाई, ऑप्शन बी है वाई बी दामले, ऑप्शन सी है के एम कपाड़िया, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, के एम कपाड़िया। भारत में परिवार के अध्ययनों में के एम कपाड़िया का प्रमुख स्थान है। मत है हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, क्योंकि के एम कपाड़िया हैं, इन्होंने भारत में अध्ययन करते हुए देखा था कि अभी भी जो भारतीय हिंदू परिवार है वह संयुक्त परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए है W.F. आगवन एवं निमकाफ, ऑप्शन बी है मैकएवन पेज, ऑप्शन सी है ग्लिन, ऑप्शन डी है डेविस मूर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आगवन निमकाफ ने पुस्तक लिखी थी हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी। यह पुस्तक जो आगवन निमकाफ ने अवधारणा दी थी सांस्कृतिक विलंबना की। इन्होंने संस्कृति को भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में बांटा था। इसके आगे इन्हें असांस्कृतिक विलंबना का तात्पर्य है जैसे कि हम मूल्यों, रीति रिवाजों, कर्मकांडों में पिछड़ जाते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे भौतिक संस्कृति में हम रख सकते हैं गाड़ी, हवाई जहाज़, मोबाइल फ़ोन, और भौतिक संस्कृति में हम उसको चलाने की प्रक्रिया को रख सकते हैं जो हर आदमी नहीं सीख पाता है, तो उसमें समाज पिछड़ जाता है। उसे ही इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में स्थापित की जाती हैं? ऑप्शन ए है मैकाइबर, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है ट्यूमिन, ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस। जो डेविस हैं इन्होंने कहा था कि सामाजिक स्तरीकरण की जब अवधारणा दिए थे, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत जब इन्होंने दिया था, तो कहे थे कि जो सामाजिक असमानताएं हैं चेतन रूप से समाज में स्थापित की जाती हैं, क्योंकि वह समाज की आवश्यकता है और
कुछ लोग जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उन्हें उच्च काम करने चाहिए और निम्न श्रेणी के लोगों को निम्न काम करना चाहिए, यह डेविस का कहना था। लेकिन इनकी आलोचना करते हुए ट्यूमेन ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि समाज में हर लोगों की आवश्यकता है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उन्हें उच्च काम मिले और जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उन्हें निम्न काम मिले। यह ट्यूमेन ने इसकी आलोचना की थी। कई जगह हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ट्यूमेन प्रकारवादी हैं कि नहीं, तो ट्यूमेन भी सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत शास्त्रियों में आते हैं। अगला प्रश्न है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है वाई सिंह, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है आंध्र व्यक्ति, ऑप्शन डी है टी.के. उमन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी एवं इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज विलेज कास्ट जेंडर एंड मैथड नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। इसके साथ ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। उसके बाद इन्होंने कुर्ग जाति का अध्ययन किया था और वह रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, इसी पुस्तक में इन्होंने उनका अध्ययन करते हुए संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी एवं प्रभु जाति की अवधारणा भी वहीं पर इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है बोगार्डस, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है मैकाइवर, ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस। डेविस जो है उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है, उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। जो डेविस हैं यह सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत देने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हायरार्की एवं संस्तरण पाया जाता है, इनका यह कहना था डेविस का। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? टी.के. उमन, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी है देसाई, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, योगेंद्र सिंह। इसमें ऑप्शन डी सही है, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जो हैं वह भारत में आधुनिकता के बहुत बड़े समाजशास्त्री माने जाते हैं। इनकी अन्य कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं इंडियन सोशोलॉजी, सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कंसर्न्स, दूसरा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया और तीसरी पुस्तक है कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। यह कुछ प्रमुख पुस्तकें इन्होंने लिखी थीं और इन पुस्तकों को लिख के आप लोग याद कर जाइए क्योंकि यह हमेशा प्रश्न आता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया? ऑप्शन ए है रिटजर, ऑप्शन बी है बैलिस्टीन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है बोर्डिलार्ड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आई बॉलिस्टीन। इमैनुअल बालस्टीन ने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया। इमैनुअल बालस्टीन यह सिद्धांत बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का असर केवल उस देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर उस व्यवस्था से जुड़े देशों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि अमेरिका आज पूरे विश्व की व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, यदि इस प्रकार कोई संकट आता है तो पूरे देशों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि जो यह बालस्टीन का सिद्धांत है यह अभी जो यूपीएचएससी 2022 का विज्ञापन था जिसका पेपर अप्रैल 2025 में हुआ था 15 और 16 और 17 तारीख को, जिसमें समाजशास्त्र का पेपर 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में था, उसमें यह प्रश्न आ चुका है, उसमें यह प्रश्न आया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न है भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी है डी.एन. मजुमदार, ऑप्शन डी है विजेंद्रनाथ सेल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1992 में मुंबई में हुई। इस संस्था द्वारा सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जो हर 3 महीने के अंतराल पर साल में 3 बार प्रकाशित की जाती है, हर 4 महीने पर 3 बार प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जी.एस. घुरिये भारत में समाजशास्त्र के पिता भी माने जाते हैं।
भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। भारत में समाजशास्त्र के पिता पैट्रिक गिट्स माने जाते हैं, पैट्रिक गिट्स माने जाते हैं, जो मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित करते हुए समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए थे। और घुरिये पहले व्यक्ति थे जो भारत में पीएचडी की उपाधि, जो भारत में पैट्रिक गिट्स के शिष्य रहे, पैट्रिक गिट्स के शिष्य रहे। पीएचडी इन्होंने रिवर्स के नेतृत्व में किया था, रिवर्स के नेतृत्व में इन्होंने पीएचडी किया था जीएस घुरिये ने। जीएस घुरिये जैसे कि इंडियन साधु भारतीय जाति पे इनको बहुत काम रहा। उसके साथ ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी कास्ट रेस इन इंडिया या सोसाइटी, इस तरह की कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। हम आगे के प्रश्नों में उनको देखेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? ऑप्शन ए है देसाई, ऑप्शन बी है जीएस घुरिये, ऑप्शन सी है पीएन प्रभु, ऑप्शन डी है के.एम. कपाड़िया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की थी। इन्होंने कहा था कि जो हिंदू विवाह होते हैं उसमें 3 चीज़ों की प्राप्ति होती है। पहला धर्म, दूसरा होता है प्रजा, संतान की उत्पत्ति, और तीसरा रति, इंद्रिय सुख। अगला हम प्रश्न देखते हैं इसमें। निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन ए है गिडेंस, ऑप्शन बी है उल्रिच विक, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक जॉनसन, ऑप्शन डी है जीन बॉडिलार्ड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उल्रिच विक। उल्रिच विक ने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज कहा, नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया, क्योंकि यह पुस्तक थी इनकी पुस्तक ही थी। जो गिडेंस है उन्होंने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नहीं कहा था, इन्होंने आधुनिक समाज को द रनवे वर्ल्ड के रूप में परिभाषित किया था। जो हेबरमास हैं उन्होंने अपूर्ण परियोजना कहा था आधुनिक समाज को। अगला प्रश्न है मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है एम बीमर, ऑप्शन बी है एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी है आइजनस्टाइन, ऑप्शन डी है ए ईस्ट एंटोजोनी। इसमें ऑप्शन सी सही है, एस आइजनस्टाइन ने मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज नामक पुस्तक लिखे थे। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नांकित में किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया था? ऑप्शन ए है इसमें ऑप्शन ए है मैकाइबर, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है मीड, ऑप्शन डी है दुर्खेम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कूले। समाजीकरण के संदर्भ में कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में 1902 में आत्म दर्पण का सिद्धांत दिया था, जिसे लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह इसमें अपनी छवि देखता है, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। कूले ने कहा समाजीकरण और आत्म के विकास में सीधा संबंध है। समाज व्यक्ति का दर्पण है और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है। कूले ने लुकिंग सेल्फ शब्द फोकरे की अवधारणा से लिया था, फोकरे की वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें निम्नांकित में कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं? ऑप्शन ए है गिडेंस, ऑप्शन बी है बॉडिलार्ड, ऑप्शन सी है हेबरमास, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उत्तर आधुनिकता के बॉडिलार्ड ही समर्थक हैं। बाकी एंथनी गिडेंस जो हैं वह आधुनिकता के समर्थक हैं, हेबरमास नव मार्क्सवाद के समर्थक हैं, और जो अलेक्जेंडर हैं यह भी नव मार्क्सवाद के ही समर्थक हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने इसे परिभाषित किया था? ऑप्शन ए है मैकैरून पेज, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है ग्लिनोग्लिन, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस जो है उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो सामाजिक ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष 2016 में कौन थे? ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है आनंद कुमार, ऑप्शन सी है सुजाता पटेल, ऑप्शन डी है टी.के. उमन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सुजाता पटेल 2 साल के लिए 2016 में
जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर सुजाता पटेल को जनवरी 2016 में 2 साल के लिए भारतीय समाजशास्त्री परिषद का अध्यक्ष चुना गया। अभी तत्काल का मुझे याद नहीं है कौन है, मैं इसे कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी है 2005। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुआ और इसके बाद इसमें 2 बार संशोधन हुए, 1984 में और 1986 में संशोधन किया गया। इसके आगे अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है एलपी विद्यार्थी, ऑप्शन बी है मैकी मेरियट, ऑप्शन सी है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मैकी मेरियट। मैकी मेरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया एवं इसी में इन्होंने मैकी मेरियट ने दीर्घ परंपरा एवं लघु परंपरा की अवधारणा को मैकी मेरियट ने दिया था, जिसे सार्वभौमिकरण में स्थानीयकरण कहते हैं। लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा रेडफील्ड की थी। उसी से इन्होंने प्रेरित होकर किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करते हुए सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा को दिया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है देसाई, ऑप्शन सी है आंध्रवित्तई, ऑप्शन डी है टीके उमन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आंध्रवित्तई। आंध्रवित्तई कास्ट ओल्ड एंड न्यू नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो हमेशा आती रही हैं, जैसे कास्ट क्लास एंड पावर, इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज। तीसरी पुस्तक है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया और चौथी पुस्तक है स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है नगद भुगतान, ऑप्शन बी है अन्य राशि का भुगतान, ऑप्शन सी है नगद और वस्तुएं दोनों, ऑप्शन डी है न तो नगद और न ही वस्तुएं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, नगद और वस्तुएं दोनों। नगद और वस्तुएं दोनों जजमानी व्यवस्था में दिया जाता है। कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, कुछ कपड़े, धान, चावल, गेहूँ जो भी होता है उस समय दिया जाता है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन विलियम वाइजर द्वारा किया गया था। एवं उन्होंने उसको अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी, द जजमानी सिस्टम नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा एक द्वितीयक समूह है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है पड़ोस, ऑप्शन सी है क्रीड़ा समूह, ऑप्शन डी है तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। तकनीकी विशेषज्ञों का समूह ही द्वितीयक समूह है। बाकी परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह यह प्राथमिक समूह के उदाहरण है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दिया था। द्वितीयक समूह की अवधारणा बोगार्डस एवं गिन्सबर्ग ने दिया था। लेकिन द्वितीय समूह की अवधारणा को भी कूले के साथ ही जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है सीमेल, ऑप्शन डी है बेबर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम ने व्याधिकी समाजशास्त्री तथ्यों की अवधारणा को दिया था। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम ने ही दिया था। ऐसे दुर्खिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया? ऑप्शन ए है बेबर, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन किया था। और वह कब किए थे? तो वह था 1897 का समय, जब 1897 में 10 सुसाइड नामक पुस्तक लिखी थी। दुर्खिम ने पुस्तक लिखी थी और उसी समय 11 देशों का अध्ययन किया था। आत्महत्या का कारण दुर्खिम ने सामाजिक कारणों को माना था। अगला इसमें हम देख लेते हैं कि इन्होंने आत्महत्या को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। पहला अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा विसंगत आत्महत्या और चौथा भाग्यवादी आत्महत्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है बोगार्डस, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है बेबर, ऑप्शन डी है सीमेल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। 1927 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी तो लिखी थी। इससे पहले इस शब्द का उसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक ही इन्होंने एक लिखी थी 1927 में। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
किसका कथन है कि जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं? ऑप्शन ए है एन के दत्त, ऑप्शन बी है जी एस घुरिये, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है एस एच रिजले। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सी एच कूले। सी एच कूले ही है जिन्होंने कहा था कि जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति को इन्होंने परिभाषित करते हुए यह शब्द कहा था। और आज का लास्ट प्रश्न है, हम लोग देखते हैं निम्नांकित में किसने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड शीर्षक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए है ए आर देसाई, ऑप्शन बी है के एम पणिक्कर, ऑप्शन सी है के एम कपाड़िया, ऑप्शन डी है एम एस गोरे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर ने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें इनके कुछ और पुस्तकें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख पुस्तकें हैं ए सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री, दूसरी पुस्तक है इंडिया एंड द इंडियन ओशन, और तीसरी है इंडियन नेशनलिज्म, और चौथी पुस्तक है फेडरल इंडिया। इस तरह के एम पणिक्कर ने इस 5 पुस्तकें लिखी थी और इन पुस्तकों में सबसे जो पॉपुलर पुस्तक है वह है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड से। यह पुस्तक हमेशा पीजीटी में पूछी गई है। और इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं और आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जो भी त्रुटियाँ हुई हों उसे अवगत कराएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में वह गलतियाँ न हो। पूरा क्लास देखने के लिए धन्यवाद।